जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चर्चा करने वाले हैं। और एक बात, अगर आपने केमिस्ट्री के अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाके अवश्य देख लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं उसमें। आइए हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पार्ट का नाम है प्रकाश, मतलब प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों देखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण लिखिए। तो बात करें अगर प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी, जो हमें देखने में मदद करती है। किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं, वो किसके कारण? उसका कारण है प्रकाश। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे बंद रूम में आप पड़े हुए हैं, आपके समक्ष सामने कोई भी कुर्सी या पेन, किताब, कुछ भी है, वो नहीं दिखाई देगी। तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक उस पर कोई प्रकाश न पड़े। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। इसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे, कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश होते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होती है। जैसे सूर्य, सूर्य में स्वयं का प्रकाश है। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से उसमें अपार ऊर्जा निकलती रहती है। तो इसको हम लोग दीप्त वस्तुएं कहेंगे। वे वस्तुएं जिनसे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित हो उन्हें दीप्त वस्तु कहेंगे, और जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित न हो, दीप्त की सहायता से उत्सर्जित हो प्रकाश, उन्हें हम लोग अदीप्त। एक हमने आपको बताया दीप्त वस्तु, एक ठो अदीप्त वस्तु। जिसमें स्वयं का प्रकाश हो दीप्त, और जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो अदीप्त। जैसे इसमें आपके आ जाएंगे सूर्य, और इसमें आपका आ जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के कारण ही चमकता है। जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पर हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और ये सन है आपका, और ये मून है, चंद्रमा। क्या करता है कि जब यहाँ से प्रकाश निकलती है और ये चंद्रमा से परावर्तित होकर हमारी आंख तक आती है, तो हम इसके इमेज को देख पाते हैं, अर्थात ये चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर यहाँ पर ये प्रकाश न पहुँचे, यानी ये प्रकाश अगर यहाँ पर न पहुँचे, तो ये चमकता हुआ नहीं दिखेगा। तो आप समझ गए होंगे मोटी मोटी बातें, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में क्या करती है, किसी वस्तु को मदद करती है। आइए इसके गुण के बारे में हम कुछ पॉइंट बात करते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब ये है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात का मतलब जहाँ वायु न हो। अच्छा, जो भी प्रकाश के बारे में चलेगा वो ध्वनि के ठीक विपरीत होगा। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चल सकती है। जबकि अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक विपरीत होता है साउंड के। और इसकी स्पीड की हम बात करें, प्रकाश की एक्यूरेट स्पीड इतनी होती है। अब देखिए इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो दशमलव एकदम पीछे छुपा होता है। दशमलव को क्या करिए कि एक अंक पहले लाइए, एक अंक के बाद लाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ला रहे हैं, तो 2.99 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? कितना आगे लाए दशमलव को? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके घाते का हो जाएगा 8। और दशमलव के बाद ये 9 है। अगर हम 9 को हटाना चाहते हैं तो लगभग में इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 पे घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात ये लगभग होता है 3 और 5 जीरो, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है
प्रकाश की जो स्पीड है लगभग 3 लाख, देखिए कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल देती है। ये है प्रकाश की स्पीड। इतनी स्पीड आपके इलेक्ट्रिक विद्युत की भी होती है। जो आपके घरों तक विद्युत आती है उसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो यही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल पूछ देता है प्रश्न में, तो आप ध्यान देंगे कि वो किस मात्रक में दिया है। अगर मीटर प्रति सेकंड में है तब तो इतना होना चाहिए, 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है तो 3 गुणे 10 पे घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, यानी 1000 से इसमें हम लोग भाग दे देते हैं। तो मात्रक देख कर ही आप अनुमान लगाइएगा। ये था प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है या किसी माध्यम में जाना चाहती है तो वो उस तल से टकराकर वापस आ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है और कोई प्रकाश, टॉर्च लिए आप, यहाँ से टॉर्च जलाए और टॉर्च की रोशनी जो है यहाँ से गई और टकरा कर वापिस इधर आ गई, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ये इस साइड चला जाता तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। किंतु यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश जा रहा है जिस माध्यम से, फर्स्ट वाला ही माध्यम है और सेकंड माध्यम ही है। माध्यम के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, मीडियम क्या होता है। प्रकाश की किरण गई और इस अवरोध से टकराकर वापिस चली आई, तो प्रकाश का ये जो गुण दिख रहा है आपको, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसके बारे में और आगे समझते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक दर्पण ले लेते हैं, यानी एक शीशा ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कांच ले लेते हैं और आप जानते हैं कि पीछे से इस पर पेंटिंग किया रहता है, यानी जब भी अपना चेहरा देखेंगे इसके इधर से देखेंगे, इसके इधर से चेहरा नहीं देखेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। अब क्या करिए आप, यहाँ पर एक कोई किरण लाइए, यहाँ से हम एक किरण ला रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश किरण है आपकी। तो जब यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये परावर्तित होकर इधर आ जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये कौन सी किरण थी? प्रकाश किरण जो यहाँ से चली थी इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और जो लौट के जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अच्छा, इनके बीच में हम लोग अभिलंब डाल सकते हैं, ये है आपका अभिलंब। इस फिगर को कुछ हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये दर्पण है, मिरर, इसके नीचे पेंटिंग हुआ है, ये आपका परावर्तक तल है। और आपने क्या किया कि यहाँ से प्रकाश की किरण भेजा, कोई प्रकाश है, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, और हाँ ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर ये प्रकाश आपतित होता है वहां पर एक अभिलंब खींचा जाता है। और अभिलंब हमेशा क्या होना चाहिए कि तल के लंबवत, तल का मतलब ये तल है, इसके लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री पर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 3 तल ले लिए, तल नंबर 1 2 3, हम कहेंगे इस पर अभिलंब खींचिए, इस ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, ए बी सी क्रमशः है, इन पर आपको अभिलंब खींचना है। तो अभिलंब हमेशा तल के लंबवत खींचा जाता है। तल के लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर। यहाँ खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे, यहाँ खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे। आप समझ गए होंगे, सॉरी। तो ये हो गया अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा? तल के लंबवत। प्रकाश किरण आ रही थी, जहां परावर्तक तल पर गिरती है वहां अभिलंब खींचते हैं। उसके साथ साथ ये किरण यहाँ रुकेगी नहीं, इसके बाद ये तुरंत परावर्तित हो जाएगी, इधर चली जाएगी। यहाँ जितने कोण से आपतित हुई थी उतने ही कोण से इधर चली जाएगी। ये आपका अभिलंब था। तो सभी किरणों के नाम लिखते हैं। ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, और ये जो किरण लौट के जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। हाँ, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, इसको हम लोग आई से दर्शा दे रहे हैं, इसको आर से दर्शा दे रहे हैं।
तो प्रकाश का परावर्तन एक बार आप परिभाषा क्या बता सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें आकर किसी तल से, परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहे हैं, आई और आर। कोण आई और आर ये हैं क्या? कोण आई और कोण आर ये दोनों आपस में बराबर है। ये हैं क्या? ये है आपतन कोण। ये आपतन कोण है। और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। अगर हम आपसे परिभाषा पूछ दें कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है। आपतित किरण अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक। और प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें तो इसके दो नियम है। नियम नंबर एक की बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नियम नंबर एक यही है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा नियम की अगर बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तल बोल सकते हैं। जो आपतित किरण आ रही है किरण और जो जा रही है किरण और अभिलंब तीनों आपको एक ही तल में मिलेंगे। तो ये दो नियम थे आपके, इसको पहला या दूसरा कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो प्रकाश के परावर्तन समझ गए होंगे और उसके दो नियम थे वो भी समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इमेज, इमेज के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, जहां दो किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिले वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां कम से कम दो किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपस में मिले वहां प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वास्तविक हो सकता है या तो आभासी हो सकता है। हमने क्या बताया? या तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और या तो क्या हो सकता है? आभासी प्रतिबिंब होगा। अच्छा वास्तविक, रियल, जो रियल इमेज होगा वो क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा वो क्या होगा? वास्तविक की अगर हम बात करें तो ये हमेशा उल्टा बनता है और ये क्या बनता है? ये हमेशा सीधा बनता है। इसमें क्या होता है? वास्तव में दो किरणें काटती हैं, वास्तव में दो किरण मिलती है। और इसकी बात करें तो यहां पर दो किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होंगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा का मतलब स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं और इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में आप क्या समझ गए? प्रतिबिंब वहां बनता है जहां दो किरणें, दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिले। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, या तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा रियल, या तो वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उसकी कुछ पहचान है, वो उल्टा बनता है, वास्तव में दो किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं और उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमेशा सीधा बनता है, इसके साथ साथ ये दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है और ये इसको हम लोग पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें आपस में काटे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, नोट कीजिए। आइए अब दर्पण के बारे में जानते हैं। इसको हम लोग मिरर कहते हैं इंग्लिश में। दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक प्लेन मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, एक गोली स्फेरिकल मिरर होता है, गोली दर्पण होता है। समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसका जो तल होता है एकदम प्लेन होता है और एक तरफ पेंटिंग की हुई है। ये जो आपको दिख रहा है ये परावर्तक तल होता है, ये परावर्तक तल है। और गोली दर्पण की अगर हम बात करें तो ये गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जो दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसका तल जो होता है ये कुछ इस प्रकार होता है और इसमें प्रकाश का जो परावर्तन हुआ होता है वो दबे हुए भाग से होता है।
अर्थात इसके बाहर हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका तल उभरा होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। आपने देख लिया दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। समतल दर्पण कुछ इस प्रकार है, गोली दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दर्पण की बात करें तो दर्पण एक दो तीन प्रकार के होंगे। गोली दर्पण की बात करेंगे अगर, तो अवतल और उत्तल दो प्रकार के होंगे। नोट कीजिए। ये अब हम लोग चर्चा करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण मान लीजिए यहाँ पर है कुछ इस प्रकार, और बाहर से हम लोग पीछे से पेंटिंग करते हैं, दूसरी तरफ से इमेज बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब डालने के लिए हमने आपको बताया जो तल होता है, ये मान लीजिए ए और बी, ये आपको मिरर दिख रहा है, दर्पण दिख रहा है। तो ए बी यहाँ पर एक दर्पण हमने लिया है, मिरर लिया है, इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब इस तल के लंबवत होना चाहिए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। एक प्रकाश की किरण हम लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग क्या डाला है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर आपके सामने समतल दर्पण होगा तो उसमें इमेज कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत। मान लीजिए समतल दर्पण है, इसके सामने हम कोई वस्तु रखे हैं, यहाँ पर x और y कोई वस्तु रखें। वस्तु को हम लोग ओ से दर्शा सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसलिए ओ से दर्शाएंगे। एक्स वाई लंबाई का कोई वस्तु है, यहाँ पर इसके सामने हम रख देंगे तो इसका इमेज बनेगा कहीं ना कहीं। और इमेज बनने के लिए हमने आपको बताया है कम से कम दो किरणें आपस में कहीं मिलनी चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। चलिए यहाँ से दो किरण हम लेके जाएंगे। एक किरण हम क्या करते हैं, इसके समांतर, ये जो अभिलंब दिख रहा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होती जाएगी, बस ध्यान पूर्वक आप समझते जाइए। यहाँ से हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष की कोई किरण समांतर जा रही है, और समांतर जब जा रही है तो जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर से हमने पेंटिंग कर रखा है, आगे बढ़ेगी ही नहीं। चलिए दूसरी किरण लेके जाते हैं। दूसरी किरण हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेके जाते हैं, और आपको बताया है कि यहाँ से अगर कोई किरण जाएगी तो जितना कोण इधर बनाएगी उतना कोण इधर बनाते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो आपने देखा दो किरण परावर्तन के बाद कहाँ मिले, उसको मिलाना है। यहाँ से किरण गई, परावर्तन हुआ, चली आई। यहाँ से कोई किरण गई, परावर्तन हुई, इधर चली आई। क्या ये किरण जो जा रही थी, अगर इसको आगे बढ़ाए तो कुछ इस प्रकार आगे जाएगी, इसको आगे बढ़ाए तो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगी। ये दोनों तो आपस में कहीं नहीं काट सकती, तो कहीं ना कहीं पीछे तो जरूर कहीं ना कहीं काट रही होंगी। चलिए इनको पीछे बढ़ाते हैं। तो जब भी हम दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट लाइन लेंगे, यहाँ पर काट दी। ये आप मुख्य अक्ष, इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो एक दूसरे को देखिए, यहाँ पर काट दी, यहाँ पर काट दिए तो इसको मुख्य अक्ष से मिला देंगे, ये बन गया प्रतिबिंब। आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसमें से अब प्रश्न पूछने जा रहे हैं, आपको बताना होगा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। ये बोर्ड में पूछा हुआ है। प्रकृति में आपका बताएंगे, जो देखिए वस्तु है और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रतिबिंब है, इमेज है, इसको हम लोग आई से दर्शा देते हैं। और देखिए दर्पण से इतना दूर वस्तु रखा हुआ था उसको यू से दर्शाएंगे, और दर्पण से जितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है उसको किससे दर्शाएंगे, भी से। तो जो u होता है वो भी के बराबर होता है। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। हम दर्पण से कितनी दूरी पर है उसको u से दर्शाएंगे। हमारा जो इमेज बन रहा है दर्पण में वो कितना दूर है उसको हम लोग भी से दर्शाएंगे। तो समतल दर्पण अगर रहेगा तो जितना दूर वस्तु रखे रहेंगे दर्पण में प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा, यानी u भी के बराबर होगा। और दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बने तो उसको हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी। अगर इधर बन जाए तो वास्तविक। दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो ये आभासी होगा, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल तो नहीं रही है वापस में, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, आभासी प्रतिबिंब है। और बताइए सीधा है कि उल्टा, अगर हाई अक्ष है इसके नीचे बन जाए तो उल्टा, इसके ऊपर बन जाए तो सीधा। तो आभासी है और क्या है, सीधा, बिल्कुल वस्तु के समान। जितना वस्तु की साइज है उतना वस्तु के बराबर साइज का है प्रतिबिंब। दर्पण से जितनी दूर वस्तु है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर है।
तो आभासी और सीधा होता है। अवस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। ये था समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण की एक खास बात ये होती है कि समतल दर्पण में अगर v वेग से जा रहे हैं तो उसमें जो प्रतिबिंब आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा उसके 2 गुने वेग से प्रतीत होगा। अर्थात अगर आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो उसमें जो इमेज आपका दिखेगा वो 100 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। ओके, क्लियर कीजिए। आइए बात करते हैं हम लोग अगली हेडिंग, गोली दर्पण में कुछ प्रमुख शब्द। गोली दर्पण में हमने 2 प्रकार के दर्पण देखे थे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास गोली कांच है, ठीक? गोली कांच है, तो गोली है तो इसका जो केंद्र होगा सेंटर C होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी आपकी वो त्रिज्या R कहलाएगी, ठीक है? ये कांच है आपका, क्या है? कांच। इसी कांच में से हम दर्पण निकालेंगे। वो कैसे? देखिए, हम क्या करेंगे, इतना दूर से हम इतना काट देते हैं। अगर हम इतना काट देते हैं तो हाई वाला भाग आपका बच जाएगा। ये वाला जो आपका भाग दिख रहा है उसको निकाल लाते हैं, इधर हम निकाल लाए, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपको दिखाए थे, यहाँ से ये आपका C था और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम दिखाए थे वो R थे। देख लीजिए, एक कांच था, उसमें से हमने क्या किया, इतना भाग निकाल लिया। निकालने के बाद हम चाहेंगे तो इधर से भी निकाल सकते हैं। हाई वाली जो दूरी होगी ये भी इधर से R होगी। हम क्या करते हैं, इधर की दूरी हाई वाली निकाल लेते हैं। अगर इसको निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार होगी, ये C होगा और यहाँ इनके बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। आप देख पा रहे होंगे हमने उस कांच में से कैसे इन दोनों पॉइंट को निकाल लिया, पार्ट को, ठीक है? अब हम अगर इसके बाहर से पेंटिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक? अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पेंटिंग कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, और ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है? अब इसमें प्रकाश जब भी हम देंगे तो इधर से भेजेंगे नहीं, इसमें जब भी प्रकाश भेजेंगे तो इधर से नहीं भेजेंगे, जब भी भेजेंगे तो इस साइड से, इसमें भी भेजेंगे तो इस साइड से भेजेंगे। चलिए, अगर हम इसमें कुछ पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द। यहाँ पर C होता है और यहाँ पर देखिए परावर्तक तल, ये आपको जो दिख रहा है परावर्तक तल है, ये आपका परावर्तक तल। अच्छा, परावर्तक तल यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग P से दर्शाते हैं। P क्या है? पोल बोलते हैं। पोल का मतलब होता है ध्रुव। अच्छा, इसकी परिभाषा में बताते चलते हुए, ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये जो परावर्तक तल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? तो C और P को जो मिलाने वाली यही रेखा आपको जो दिख रही है इसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। C और P को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। इसके साथ साथ C और P के मध्य बिंदु अगर हम निकालें तो वो होगा F। क्या होगा? F। इसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस, मेन फोकस, मुख्य फोकस। इसमें भी P और C के जो मध्य बिंदु होगा उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। परिभाषा, P की क्या परिभाषा होगी? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। C मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से दर्शाते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर तो दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी किसी पॉइंट से दर्शाएंगे ना, तो इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। स्मॉल f का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी है, फोकस दूरी। तो P और F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी, यानी ईओ एफ एफ होगी। यानी दो ठे एफ मिलकर कितने के बराबर बनेगा? आर के। आर के बराबर कब होगा? जब दो एफ मिलेगा तब। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध है, आर बराबर 2f के बराबर होता है। यहाँ पर f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं, ये बोर्ड में पूछा हुआ है बहुविकल्पी में कई बार। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो ये या तो ये होगा उसमें ऑप्शन में,
यही सही होगा। तो आपको कैसे याद करना है कि 2 ठो एफ मिल के 1 ठो आर के बराबर होता है। बिल्कुल इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आर क्या था? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। सी क्या था? वक्रता केंद्र। अच्छा, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? देखिए, ये जो दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र किसके बराबर होगी? ये जिस गोली कांच का है उसके। तो जिस गोली कांच का ये दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र को ही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र कहते हैं हम लोग। ये मोटी मोटी बातें आप लोग जान गए होंगे। अब इसमें तो कुछ पॉइंट नहीं छूट रहा है और हम लोग ये इसकी परिभाषा एक और हम प्रतिबिंब बनाकर दिखाते हैं कि प्रतिबिंब के हिसाब से आप मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बता सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मुख्य फोकस की परिभाषा हम बताने जा रहे थे। ये अवतल दर्पण है आपका, बाहर से पेंटिंग होता है। इसमें ये जो पॉइंट होता है पी होता है, ये सी होता है और ये होता है एफ। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण में ये पॉइंट पी होता है, ये पॉइंट सी होता है और क्या होता है? ये एफ होता है। एफ की परिभाषा बताने जा रहे हैं प्रतिबिंब के आधार पर। वैसे तो हम बता सकते हैं सी और पी के मध्य बिंदु को एफ कहते हैं। पी और सी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? एफ, मुख्य फोकस। लेकिन प्रतिबिंब के आधार पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही थी। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही थी। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद तो आगे नहीं बढ़ेंगी, इधर कहीं मुड़ जाएंगी। तो ये मुड़ने के बाद ये अब से होकर जाती है। अच्छा, इसमें देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आई मुख्य अक्ष था, इसके समांतर कोई किरण आ रही है। आई मुख्य अक्ष था, इसके समांतर कोई किरण आ रही है। तो यहाँ पर जब परावर्तन होगा तो ये किरण तो अंदर जाएगी नहीं, ये भाग जाएगी इधर और हाई वाली भाग जाएगी इधर। अच्छा, ये दोनों आपस में आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, यानी इसका मतलब पीछे कहीं मिल रहे हैं। तो इसको हम मिला देते हैं। देखिए, इसमें मुख्य फोकस, इसमें ये मुख्य फोकस है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कैसे बताएंगे मुख्य फोकस की परिभाषा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले अथवा जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले तो उसे हम लोग अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस बताना होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। इसमें क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, वो उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस कहलाती है। नोट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला हेडिंग, अवतल दर्पण में किरण आरेख। यानी कि अगर आपके सामने अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यहाँ पर हम अवतल दर्पण देखेंगे, इधर हम लोग उत्तल दर्पण का देख लेते हैं। अच्छा, दोनों साथ साथ देख लेते हैं। अगर दर्पण में कोई भी किरण है, प्रकाश की किरण है, लाइट अगर आप जलाते हैं तो उसको किस बिंदु पर आप फोकसित करते हैं तो परावर्तन के बाद वो जाएगी कहाँ, इसी को आज हम लोगों को समझना है। मान लीजिए कोई किरण है, हाई मुख्य अक्ष है, अगर इसके समांतर कोई किरण जा रही है, क्या हमने बोला? मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है तो यहाँ पर परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद एफ से जाएगी। कहाँ से जाएगी? एफ से। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। अगर आप स्वयं फोकस से लेके जा रहे हैं कोई किरण तब क्या होगा? अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उधर तो जाएगी नहीं, परावर्तित हो जाएगी। ये कुछ कुछ पॉइंट है, आप जानते रहिए क्योंकि आगे यही काम आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद एफ से होते हुए चली जाएगी। अगर स्वयं एफ से जा रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई किरण क्या होती है कि अगर पी से जा रही है, कोई किरण क्या होती है? पी से जाती है, तो वो परावर्तन के बाद क्या होगी? तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है उतना कोण बनाते हुए इधर मुड़ जाएगी। कोई किरण P पर अगर जाती है तो P पर जाती है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना कोण इधर बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी दर्पण के सामने ही। अगर कोई किरण C से जाती है तब, अगर कोई किरण C से जा रही है तो अपने मार्ग में उसी मार्ग पे आ जाएगी। C से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ये अवतल दर्पण में किरण आरेख था। यानी अवतल दर्पण में किसी पॉइंट से अगर कोई किरण जाती है उसका परावर्तन के बाद वो कहाँ कहाँ से जाएगी, ये मुख्य पॉइंट थी आपकी। उत्तल दर्पण में वही देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट था मुख्य अक्ष के समांतर। अगर कोई किरण है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण जाती है तो ये क्या होगी? इधर भाग जाएगी,
जैसे लगेगा कि ये आ कहाँ से रही है, यफ से। यहाँ पर क्या था, आपतित किरण यफ से जाती है, यहाँ यफ से आती हुई प्रतीत होगी। ये उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें लेते हैं, दूसरा पॉइंट लिया हमने, यफ की ओर जाने वाली किरण, यहाँ से कोई किरण थी वो जा रही थी, यफ की ओर जा रही थी, यफ की ओर जा रही थी, अंदर तो जाएगी नहीं, तो परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इधर भाग आएगी। इसमें देखते हैं, अगर कोई किरण हम पी पर भेज रहे हैं तो जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ बना रही है उतना कोण इधर बनाते हुए लौट आएगी। अच्छा, सी पर जाने वाली किरण, देखो ये जैसे लग रहा है कि सी पर जा रही है कोई किरण, तो परावर्तन के बाद इसी जगह परावर्तन हो जाएगा, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो अवतल और उत्तल दर्पण में कोई किरण कहाँ किस पॉइंट पे भेजे कि उसका परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, ये कुछ पॉइंट थी, नोट कीजिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां हम लोग को पढ़नी है, और इसके बाद आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उसमें केवल 2 स्थितियां ही हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास दर्पण है, मिरर है, वो अवतल दर्पण है, तो उसके सामने कोई वस्तु है, ठीक सामने है या फिर अनंत पर है, या फिर कहाँ किस पॉइंट पर आप रखें उसके हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनेगा। और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो 6 पॉइंट इसका पढ़ेंगे, उत्तल का 2 पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि एकदम खत्म हो जाएगा। आइए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगर हम देखना है तो कुल 6 स्थितियां हैं। अच्छा, कुल 6 स्थितियों को हम गिना देते हैं आपको कहाँ कहाँ हो सकता है पॉइंट। मान लीजिए अवतल दर्पण होगा और ये उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा तो यहाँ P होगा, यहाँ F होगा, यहाँ पर C होगा। अवतल दर्पण होगा तो यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होगा और यहाँ पर क्या होगा, C होगा। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ रख सकती है, या तो अनंत पर रख सकती है, यानी पहली स्थिति आपको पढ़नी है, जब वस्तु अनंत पर हो उसका इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा दूसरा क्या होगा, अनंत और ऐसी है, अनंत और सी, यहाँ पर अनंत था और ऐसी था, इनके बीच में कहीं हो जाए, सी और अनंत के बीच में, ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी आपकी। पहला अनंत पर था, दूसरा क्या है, अनंत व सी के बीच में हो जाएगी। तीसरी पॉइंट क्या हो जाएगी, सी पर हो जाएगी। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, आगे देखेंगे। अच्छा, सी और एफ के बीच में कहीं भी हो, चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में कहीं पर रखे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पांचवा देखना है, जब वस्तु एफ पर हो। छठवां एफ और पी के बीच में कहीं भी हो, ये पांचवा था, ये छठवां। कुल 6 स्थितियां देखनी है, इसमें तो केवल 2 ही स्थिति देखनी है। जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब अनंत और पी के बीच में कहीं पर हो वस्तु तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, आइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, प्रश्न तो एक होगा जब वस्तु अनंत पर होगा, उसके साथ साथ फिगर भी एक होगा आपका। ठीक है, फिगर एक होगा, इसमें ये पॉइंट होगा P, ये पॉइंट होगा F और ये पॉइंट होगा C, और इसमें 3 प्रश्न बनेंगे A, B और C। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। चलिए, प्रश्न एक रहेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी। तीनों का आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु तो अनंत पर है, जैसे सूर्य ले लीजिए, सूर्य अनंत पर है, अगर उसका हम अवतल दर्पण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो वो कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब देखो वस्तु जब अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से आने वाली किरणें हम समांतर लेते हैं, परस्पर 2 किरण ले रहे हैं, 3 किरण ले रहे हैं, जितना ले रहे हैं परस्पर समांतर लेते हैं, क्योंकि अनंत से आ रही है किरण। और प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरण होनी चाहिए, 2 किरण, अधिक से अधिक चाहे जितना ले लीजिए, लेकिन कम से कम 2 किरण लेना है। क्यों, दोनों परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं मिलेगी, और जहां मिल जाएगी वही प्रतिबिंब बन जाएगा आपका। देखते हैं, 2 किरण लेना है और मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, तो एक किरण ऐसे आ रही है अगर, तो दूसरी किरण इसके तो समांतर आएगी ही,
यानी ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और हमने आपको बताया है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? यफ से। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? यफ से। देख लो प्रतिबिंब बन गया यफ पर। वस्तु अनंत पर थी, वस्तु कहाँ पर थी? अनंत पर थी। और अनंत से आने वाली किरणें परस्पर आपको समांतर लेनी है, और हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, परावर्तन के बाद यफ से गई। अब तीनों का आंसर फटाफट देख सकते हैं आप। प्रतिबिंब की स्थिति, आपको प्रतिबिंब यहाँ बना है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? यफ पर। पहला आंसर आपको मिल गया। कहाँ पर? यफ पर। आकार कैसा है? यानी जब वस्तु होगा तो वस्तु अनंत पर है तो उसका आकार तो अति आवर्धित बहुत बड़ा होगा। उसकी तुलना में यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु आकार कैसा है? बिंदु। और इसके बारे में प्रकृति, अगर ये प्रतिबिंब इधर बना होता है तो इसको हम बोलते हैं आभासी, और ये प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। और वास्तविक के हमने आपको बताया कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, और इसके साथ साथ क्या होगी? उल्टा। ये उल्टा नहीं दिख रहा है, आप जूम करके देख सकते हैं इसको, अन्यथा हम एक और फिगर बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। या एक और फिगर देखते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, इसमें ये पॉइंट पी रहा है, ये पॉइंट एफ रहा है, और ये पॉइंट सी रहा है। हम ले रहे हैं अनंत से आने वाली किरण, अनंत से आने वाली किरण एक ठो एफ से ले रहे हैं, पी से, और एक ठो हम ले रहे हैं एफ से। हमने बोला कि ये परस्पर समांतर होनी चाहिए, ये किरण परस्पर समांतर अनंत से आ रही है, क्योंकि ये किरण जो जाएगी और ये किरण, आप जानते हैं कि ये जो किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये जो किरण जा रही है पी से उतने ही कोण पर इधर चली जाएगी। देख लो, परावर्तन के बाद हाई किरण गई, परावर्तन के बाद इधर गई, ये वाली किरण गई, परावर्तन के बाद इधर गई, दोनों एक दूसरे को परावर्तन के बाद यहाँ काटे, यानी कहाँ पर काट दिए? यफ पर। ये प्रतिबिंब आपका बन जा रहा है यफ पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यफ पर। आकार कैसा है? बहुत वस्तु बहुत बड़ा होगा, वस्तु बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में ये बहुत छोटा होगा। और देख लीजिए इधर बाईं तरफ बन रहा है वास्तविक, कैसा बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे, यानी उल्टा बन रहा है। तो प्रश्न सभी स्थितियों में कुल 6 स्थिति पढ़नी है, कुल टोटल का स्थिति 6 स्थिति, 6 स्थिति की हेडिंग बदलेगी, लेकिन आई तीनों प्रश्न पूछे जाने वाले वही रहेंगे। इसके आपके प्रश्न हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, इसके साथ साथ फिगर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए, इस पॉइंट को भी यहाँ पर ये पॉइंट बदल जाएगा और ये पॉइंट बदल जाएगा। चलिए दूसरी स्थिति लेते हैं। जब वस्तु अनंत व कहाँ पर हो? सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो। अच्छा, बीच का मतलब एकदम बीचा बीच नहीं, उनके बीच कहीं भी हो सकता है। ये रहा अवतल दर्पण। थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे आप, वीडियो लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अनंत और सी, अनंत आपका ये रहा और सी ये रहा, इनके बीच में कहीं वस्तु होगा। अब तो वस्तु का साइज हमको पता होगी, अनंत पर थी तो पता नहीं था, वस्तु है कुछ दूरी पर तो इसकी साइज कुछ न कुछ होगी। ये भी मान लीजिए, ये भी साइज की वस्तु है, और उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तब यहाँ पर आएगी। यानी इस वस्तु से 2 किरण निकालिए, कम से कम 2 किरण परावर्तन के बाद जहाँ मिलेगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। एक ठे मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए, आप स्वतंत्र है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यफ से जाएगी। एक ठे स्वयं यफ से लेके जाइए, और यफ से होकर जाने वाली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। देख लो एक दूसरे को यहाँ पर काट दी, मुख्य अक्ष से मिला दीजिए, ये आपका प्रतिबिंब होगा। उल्टा बन रहा है, हाई आधार वाला जो पॉइंट है यहाँ पर है या बी पॉइंट, देख लीजिए यहाँ पर ए भी था, यहाँ भी ये बन गया, उल्टा बन गया। अब इसकी बताइए स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी और एफ के बीच में। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये दिख रहा है हाई वस्तु है, ऑब्जेक्ट हाई इमेज है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है, वस्तु की स्थिति देखे। जब वस्तु अनंत व सी के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? सी और एफ के बीच में होगी। आकार कैसा होगा? हाई वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी? बाईं तरफ बना है, वास्तविक होगी। मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा है। अरे जब भी वास्तविक रहेगा तो उल्टा जरूर बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अच्छा, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में था तब के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो तब का होगा, उसके लिए आगे मिटाते हैं हम लोग, इसे देखते हैं आगे। जब वस्तु सी पर हो तब, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया पी पॉइंट, ये हो गया एफ पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। हमने कहा वस्तु सी पर हो तब क्या होगा? 2 किरण लेके आएंगे, एक ठे मुख्य अक्ष के समांतर एफ से जाएगी, एक ठो का करें एफ से लेके जाइए, और एफ से होकर जाने वाली किरण क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये यहाँ पर मिलेगी और इसको हम लोग मिला देंगे इससे।
तो अब इसकी स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ स्थित है, सी पर ही बनेगा। आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टा। तो अब सी वाली स्थिति देख ली। अब सी और एफ के बीच में होगी वस्तु, तब क्या होगा, सी और एफ के बीच में वस्तु होगी तब क्या होगा, सी व एफ के बीच, तब उनके लिए तीनों का आंसर क्या होगा। इसका फिगर अलग हो जाएगा। चलिए देखिए, ये रहा अवतल दर्पण, ये पॉइंट पी रहा, ये पॉइंट एफ रहा और ये पॉइंट सी। सी व एफ के बीच में है। यहाँ पर किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एफ से चली जाएगी। और यहाँ पर आप एफ से ही ले जाइए, एफ से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लीजिए, जब इसको मुख्य अक्ष से मिलाएंगे हम तो इधर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ स्थित है, सी से सीमित दूरी पर। सी और अनंत के बीच भी बोल सकते हैं। हाई प्रतिबिंब है, इमेज कहाँ बन रहा है, सी से सीमित दूरी पर। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। ये भी आप समझ गए। अब देखते हैं एफ वाली स्थिति, जब वस्तु एफ पर हो। ये पॉइंट, ये जो दो अगला पॉइंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए, ये अवतल दर्पण हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट। जब वस्तु एफ पर हो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण एफ से चली जाती है। अब एफ से तो नहीं लेके जा सकते, इसलिए पी से लेके जाते हैं। पी से होकर जाने वाली किरण इधर चली जाएगी। अच्छा, देखिए ये किरण और ये किरण दोनों समांतर है, परावर्तन के बाद दोनों समांतर है, यानी ये इधर अनंत तक चली जाएंगी लेकिन कहीं मिलेंगी नहीं। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब भी प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर होगी। अगर मिलेगी भी तो अनंत पर होगी। चलिए, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। और इसका आकार कैसा होगा, अब आकार तो बहुत न बड़ा होगा, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे इसके पीछे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अति आवर्त लिखेंगे, बहुत बड़ा। और प्रकृति में सेम रहेगा, वास्तविक और उल्टा। यह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु कहाँ पर हो कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो वस्तु यह पर होगी तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चलो इसको मिटा देते हैं। आइए अब एफ व सी के बीच देखते हैं, एफ व पी के बीच जब वस्तु हो आखिरी स्थिति तब देखते हैं। ये अवतल दर्पण रहा, ये पॉइंट पी रहा और एफ पॉइंट रहा और ये सी रहा। ये रहा वस्तु, यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो एफ से होकर जाएगी। और एक पी से लेके जाइए, पी से होकर जाने वाली किरण इधर चली जाएगी। जितना कोण उधर था उतना आगे तो कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि फैल रही है किरण, यानी पीछे कहीं मिलेगी। पीछे लेके जाना है तो आपको डॉट डॉट लाइन से लेके जाना है। देखो यहाँ पर मिल गई, जहाँ एक दूसरे को काट दे रही है मुख्य अक्ष से मिला दीजिए। ये था आपका वस्तु ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। देख लीजिए दर्पण के पीछे बन गया। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ स्थित है, दर्पण के पीछे। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा। इमेज की बात कर रहा है तो इमेज की तुलना वस्तु से ही करिए, वस्तु से बड़ा। प्रकृति कैसे होगी, प्रकृति बदल गई, पीछे बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ साथ जब आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये 6 स्थिति आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण में। अब कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बारे में पूछ लेते हैं हम लोग। किस अवतल दर्पण में स्थित अगर कोई वस्तु एफ पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अगर अवतल दर्पण है उसके एफ व पी के बीच में कोई वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। दो स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। और वस्तु जब सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही। नोट कीजिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बन पड़ेंगे। अवतल दर्पण का हो गया, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण में। हेडिंग देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें हमने आपको बताया था कुल 2 स्थितियां पढ़नी। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो तब, और जब दूसरी स्थिति कहाँ पर पढ़नी थी, जब अनंत व सी पर हो तब। चलिए, उत्तल दर्पण हो गया, अंदर से पेंटिंग हो गई। इसमें मुख्य अक्ष ये पी पॉइंट, एफ पॉइंट और ये सी पॉइंट। उत्तल दर्पण अंदर से पेंटिंग, यहाँ पर मुख्य अक्ष पी पॉइंट, एफ पॉइंट और ये सी पॉइंट। चलिए, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनाना है तो सबसे पहले अनंत पर। और हमने बताया कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका हम क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर 2 किरणें आते हैं और वे परस्पर समांतर होंगी। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों परस्पर समांतर, ये इधर अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही है। तो अनंत से अगर अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, आप जानते हैं, तो ये इधर भाग जाएगी, ये इधर भाग जाएगी, लेकिन आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी इधर। और जब इधर नहीं मिल रही हैं तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बन गया प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, यह पर। आकार कैसा है, बिंदु आकार का। प्रकृति कैसी है, प्रकृति देख लीजिए, दर्पण के इधर दाईं तरफ बना है, दर्पण के दाईं तरफ बना है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। इसके साथ साथ जब आभासी होता है तो वो सीधा बनता है, इसको हम अगले फिगर से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें देखते हैं P और अनंत के बीच में कोई वस्तु होगा, तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर लेके आइए, एक किरण भाग जाएगी इधर, और पीछे बढ़ाएंगे तो जैसे लगेगा यब से आ रही है। एक ठीक किरण आपका करिए कि P से लिख जाइए, और जितना कोण बनाती है इधर उतना कोण बनाते हुए इधर चली जाएगी। यानी एक ठीक किरण परावर्तन के बाद इधर गई और दूसरी किरण परावर्तन के बाद इधर गई, परावर्तन के बाद इधर गई, तो ये किरण आपस में आगे तो कहीं नहीं मिलेगी इधर, यानी ये पीछे कहीं मिला सकते हैं हम। तो इसको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ आती है, इसको पीछे बढ़ाएं तो इधर जाती है, यानी एक दूसरे को यहाँ काट रही है। इसी को मुख्य से मिला देंगे, ये वस्तु हुआ और ये इमेज हो गया। देख लीजिए, दोनों की तुलना कर दीजिए, उत्तर दीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, P और F के बीच में, P व F के बीच में है। अच्छा, P व F के बीच में है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें ये बनता है इसमें कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो आप देख रहे थे एक लास्ट स्थिति थी उसमें ऐसा बन रहा था, बाकी में वास्तविक और उल्टा बन रहा था। तो वह कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी और सीधा बनता है हमेशा, तो वो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, नोट कीजिए। आइए दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के हम लोग उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, दंत हॉस्पिटल में, वाहन के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब हेडलाइट होता है, इन सब में अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो खंबे की लाइट लगी होती है उसमें होता है, और पश्च दृश्य देखने में, जो वाहन में पश्च दृश्य पीछे के भाग देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है, और दुकान में हम लोग सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक की। सर्च लाइट क्या होता है, जैसे आप लोग बॉर्डर पे चले जाएंगे तो बॉर्डर पे जो सेना लोग रहते हैं वहाँ पर देखभाली करने के लिए रात को वहाँ पर लाइट होती है, क्या करती है, बॉर्डर पर इधर उधर इस तरह से जलती रहती है, तो उस सर्च लाइट आप बोल सकते हैं। तो सर्च लाइट उसमें जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सोलर कुकर, सोलर कुकर में क्या होता है कि सूर्य के सामने हम, एक कुकर रहता है, सूर्य के सामने इसको खोल कर रख देते हैं इसका ढक्कन रहता है, सूर्य के सामने, जब सूर्य के सामने ढोकते हैं तो यहाँ पर दर्पण लगा होता है, यहाँ पर मिरर, ये परावर्तित होकर यहाँ पर किरण आती है, और ये किरण एक भोजन को क्या करती है, पका देती है। इसके साथ साथ दंत हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर अवतल दर्पण का यूज होता है। वाहन का अग्रदीप का होता है, जब रात को आप चलते हैं तो वाहन में जो हेडलाइट, मेन लाइट जो जलाते हैं, उसमें जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और अग्रदीप में जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा होता है, सबसे पहले हम बात करें इसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण में तो कई पॉइंट होती है, P होती है, F होती है, C होती है। तो ये जो बल्ब होता है वो कहाँ रखते हैं, हमेशा बल्ब को हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये जो बल्ब होता है वो F पर लगाते हैं। वाहन की अग्रदीप में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। जो बल्ब होता है वो कहाँ लगा होता है, F पर। और आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु F पर होती है, यहाँ से किरणें आकर अनंत को जाती है, कहाँ जाती है, अनंत को। अब आइए, खम्भे की जो लाइट होती है उसमें होता है पश्च दृश्य, मतलब पीछे के भाग को देखने के लिए हम किसका दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण। अच्छा, ये उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं वाहन को देखने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें, उत्तल दर्पण में आपने देखा कि जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब आप देख पा रहे थे, चाहे जितना वस्तु अनंत पर हो, चाहे अनंत P के बीच में था, कहीं भी वस्तु, उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यानी अगर आपके सामने एरोप्लेन भी आ जाए, पीछे बस भी आ जाए, सबका इमेज आपके दर्पण में ले आके बना देगा, और आप अच्छे से उस वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ अवतल दर्पण होता तो वस्तु बहुत बड़ी होती तो नहीं दिख पाती आपके, अवतल दर्पण होता तब भी नहीं। अवतल दर्पण में पूरा देखने के लिए कम से कम आपका आधा होना चाहिए वो दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी दूर हो, उसका प्रतिबिंब ले आके हमारी दर्पण में बना देता है, नोट कीजिए। चलिए, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, दर्पण संबंधी जितना भी दर्पण संबंधी सूत्र है और जो चिन्ह परिपाटी है वो जानने का प्रयास करते हैं। सूत्र की बात करेंगे, दर्पण संबंधी सूत्र, तो पहला सूत्र आपके निकल के आता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। अगर लेंस रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा कि 2F मिल के 1R के बराबर होता है। तीसरा पढ़ना है आपको M बराबर I बटा के O बराबर -B बटा के U। तीन फार्मूले आपका, ये क्या है, जहाँ
एफ यू भी, इसके साथ साथ एफ जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। बी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें सवालें जो पूछेंगी वो हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर आई और ओ क्या है? आई इमेज है, ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु। हाई एम क्या है? रेखीय आवर्धन है, आवर्धन है, या फिर आप बोल सकते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं या रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं, ठीक ना। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। चलिए, ये आपको फार्मूला, बस 3 मुख्य फार्मूले आपको याद करने। इसमें 3 फार्मूले से ही आपका दर्पण जितना रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, इसमें जितनी भी सवाल होगी। आइए चिन्ह परिपाटी में हम लोग देखते हैं, इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होगा। अगर यहाँ पर ये अवतल दर्पण होगा तब का होगा, अगर ये उत्तल दर्पण होगा तब का होगा। यानी यू का मान क्या होगा? इसमें यू का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? एफ का मान क्या होगा? एफ का मान क्या होगा? ठीक है ना। और इसके साथ साथ आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? आई और ओ का मान क्या होगा? आई और ओ का मान क्या होगा? चलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं। अब जानते हैं ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में ये मूल बिंदु होता है 0। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। मूल बिंदु की जितनी दाईं तरफ है उसको हम लोग क्या लेते हैं? धनात्मक। इसके बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक। ऊपर की दूरी क्या लेते हैं? धनात्मक। और नीचे की दूरी ऋणात्मक। उसी प्रकार अगर आपके पास मान लीजिए अवतल दर्पण है तो इसमें ये पॉइंट P होगा, ये F होगा और ये पॉइंट C होगा। उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण का ये पॉइंट P होगा, ये F होगा और ये क्या होगा? C होगा। इसको लिया कि इसी पर बनाइए। दर्पण होता है, चाहे अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण, सभी दूरी P से मापी जाएगी। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? P से। चतुर्थांश में मूल बिंदु से, और दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाएगी? P से। तो इसका O पॉइंट इसके P पर लिया के रख देते हैं। लीजिए रख दिए। अब इसके इधर जो ऊपर होगा धन होगा, इसके बाईं तरफ जितना होगा ऋण होगा, इसके दाईं तरफ धन, और इसके नीचे का होगा ऋण होगा। इसी तरह इसमें भी सभी दूरियां P से, तो P पर रख देते हैं। P के जो ऊपर होगा वो ऋण होगा, सॉरी धन होगा, और इसके नीचे ऋण। यहाँ पर धन होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऋण होगा। आइए, अवतल हो या उत्तल हो हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं? बाईं तरफ। दर्पण से जितना दूरी पर रखते हैं उसको किससे दर्शाते हैं? यू से। दर्पण के सामने वस्तु को जितना दूरी पर रखते हैं उसको यू से। तो यू का मान हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण की बाईं तरफ रख रहे हैं इसलिए। अगर दाईं तरफ रखेंगे तो प्लस लेंगे। बाईं तरफ है और बाईं तरफ की दूरी क्या है? ऋणात्मक। अब देखिए एफ, अगर हाई वाला होगा तो इसमें आई एफ मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ये होगा तो इसमें एफ यहाँ से यहाँ। इसमें बाईं तरफ है, बाईं तरफ का मतलब ऋण हो गया, और जब ये ऋण है तो ये वाला ऋण होगा करेगा, क्योंकि आर भी यहाँ से यहाँ तक है। इसमें लेते हैं तो इसमें दाईं तरफ एफ है और दाईं तरफ आर है, तो ये दोनों का हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। इसके साथ साथ प्रतिबिंब और वस्तु, हाई वस्तु जब भी हम लेते हैं तो मुख्य अक्ष के ऊपर लेते हैं, धनात्मक। धनात्मक। इसमें प्रतिबिंब आप देख रहे थे 6 स्थिति पढ़े थे अवतल दर्पण में, कोई ऊपर भी बने थे और नीचे भी, सभी नीचे बने थे, और नीचे बने थे तो क्या होगा उसके लिए? माइनस, और ऊपर बन जाएगा तो क्या होगा? प्लस। माइनस कब होगा? जब नीचे। प्लस कब होगा? जब ऊपर। इसमें हमेशा सीधा बन रहा था, और सीधा का मतलब क्या होता है? प्लस। और इसमें देखिए प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु यहाँ रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जब भी बन रहा था तो बाईं तरफ बन रहा था। कितनी दूरी पर? बी दूरी पर। सभी स्थितियां बाईं तरफ थी, तो बाईं तरफ बनेगा तो ऋण होगा। लेकिन एक स्थिति थी जब उधर बना था, यानी दाईं तरफ भी। इसमें क्या था? इसमें सभी वस्तु इधर दाईं तरफ ही थी। दाईं तरफ का मतलब क्या हुआ? धनात्मक। इसमें ये धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब कब हम लेंगे? आभासी। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो धनात्मक, यानी आभासी होगा तो क्या होगा? धनात्मक। और जब ऋणात्मक होगा इसका मतलब क्या हुआ? वास्तविक। ठीक ना। ये चिन्ह परिपाटी थी। इस पर आधारित आप सवाल भी कर सकते हैं अच्छे से। मान लीजिए एक सवाल की हम बात करते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु है, तो 10 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु है तो यू का मान होगा, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी भी का मान बताइए।
तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला तो रख देंगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसमें रख के b का मान निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप उत्तर निकालेंगे तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने चिन्ह परिपाटी का यूज किया ही नहीं। चिन्ह परिपाटी का यूज करिए। सबसे पहले कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाट लगाएंगे। उत्तल दर्पण रहेगा तो इसका चिन्ह परिपाट। अवतल दर्पण है तो इसमें u का मान क्या होगा? ऋणात्मक रखेंगे। f का मान क्या होगा? ऋणात्मक रखेंगे। b का मान अज्ञात है, वो निकालेंगे, वो जो आएगा वही होगा। अगर b का मान प्लस आ गया कह देंगे आभासी प्रतिबिंब है, माइनस आ गया कह देंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। इस तरह से आपको सवाल चिन्ह परिपाटी रख के तब इस फार्मूले में रखना है और हल करना है। नोट कीजिए। आइए अगली हेडिंग बात करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन तो हम पढ़े। प्रकाश का परावर्तन में क्या था? जब किसी अवरोध से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाए। अपवर्तन में क्या होगा? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, कांच में से अगर प्रकाश जलाएंगे तो वो कुछ भाग तो इधर आएगा, अधिकांश भाग आर पार चला जाएगा। तो वो प्रकाश जो उधर जा रहा है, यही प्रकाश की घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश इधर आ जाएगा अपने माध्यम में, परावर्तन, उस पार चला जाएगा, अपवर्तन। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रकाश जब भी चलेगा तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती है। हम यहाँ पर लेते हैं, दो फिगर बनाते हैं। ये है माध्यम नंबर 1। माध्यम का मतलब होता है रास्ता। ये माध्यम 1 है और ये नीचे माध्यम 2 है। माध्यम का मतलब होता है रास्ता। मान लीजिए ऊपर वायु है और नीचे जो है जल है। यहाँ मान लीजिए जल ले लिए, यहाँ पर वायु। प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है और प्रकाश की किरण माध्यम 1 से कहाँ जा रही है? माध्यम 2 में। वायु से कहाँ जा रही है? जल में। तो यहाँ पर वायु जो है ये विरल माध्यम हो गया और जो जल है वो आपका सघन माध्यम है। माध्यम दो प्रकार के हो गए, एक विरल माध्यम हो गया, एक सघन माध्यम हो गया। अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम दो प्रकार के होंगे, एक सघन होगा और दूसरा क्या होगा? विरल होगा। सघन का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। प्रकाश की चाल कम है, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, कोई भी लिक्विड पदार्थ ले लीजिए, उसमें सघन होगा। विरल की बात करेंगे जिसमें प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा का मतलब निर्वात हो गया, वायु हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर लेते हैं कांच और लेते हैं यहाँ पर जल, हम पूछेंगे आपसे कौन सघन है कौन विरल है, तो प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी? तो प्रकाश की चाल ज़्यादा जल में होगी, इसलिए ये आपका हो गया विरल और ये हो गया आपका सघन। सघन विरल आप डिसाइड कर सकते हैं उनके उदाहरण पर आधारित। जैसे हमने ये दो एग्जाम्पल लिया, इनमें अगर पूछा तो आपने सघन विरल अपना लिया। ठीक है, तो ये माध्यम होते हैं प्रकाश को चलने के लिए। प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो एक वर्णी प्रकाश ले रहे हैं, एक रंग आ रहा है किरण का। ठीक, तो वहां पर सबसे पहले हम अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब आप इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी। हाई तल था, ये जो तल होता है, ठीक ना, इसको बोलेंगे अपवर्तक तल। ठीक, क्यों? क्योंकि ये माध्यम 1 और माध्यम 2 को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, इसलिए बोलेंगे अपवर्तक तल। ठीक, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही थी, ये हमने यहाँ पर अभिलंब डाल दिया। अभिलंब क्या करता है? तल के लंबवत होता है। तो ये प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। प्रकाश की किरण विरल से जब सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, एक किरण और हम एक फिगर बना देते हैं। यहाँ पर ऊपर हम ले लेते हैं जल, यानी कि सघन, और नीचे ले लेते हैं वायु, यानी कि कौन सी हो गया आपका? विरल हो गया। प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाकर ऐसे जाती है। सबसे पहले बात करें इसकी किरण का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपतित किरण। इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। हाँ, समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित। या तो अविलंब से नजदीक आ जाएगी या तो अविलंब से क्या होगी? दूर भाग जाएगी, कोई भी हो सकता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, अभी शर्त यह है कि कब अविलंब की ओर झुकेगी, कब अविलंब से दूर जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही हो
तो सघन में जा रही है, मतलब उसको फैलने के लिए जगह मिलेगा ही नहीं, तो सघन में जाकर क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। और देखिए विरल में जा रही है, विरल का मतलब यहाँ पर खाली जगह है, वायु है, फैल जाएगी। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर आती है। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछता है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, पास आती है, ठीक ना। नोट कीजिए। हाँ, अब इसके बारे में प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। नियम नंबर 1 उससे मिलता जुलता है नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर। यही नियम नंबर 1 है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो नियम है। पहला नियम जो था आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। ये कोण यहाँ पर आई बन रहा है, हम बताएं आपतित किरण अविलंब के बीच कोण अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनेगा आर बनेगा। यहाँ पर आई बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आर, लेकिन आई और आर बराबर नहीं होंगे। परावर्तन में बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होंगे। अच्छा, आपतन दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या को हम ऐसे लिखेंगे, आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, इसकी ज्या का मतलब साइन, को ज्या बोल देंगे तो कॉस हो जाएगा। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, मतलब अपवर्तन कोण का हो गया साइन आर, के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जिस हिसाब से ये आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे साइन के अनुपात में, उसी हिसाब से अपवर्तन कोण का मान भी घटेगा बढ़ेगा। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये भी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन बराबर नहीं है, याद रखिए। बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन आई अगर साइन आर के बराबर करना चाहते हैं तो आपको एक नियतांक लगाना होगा। यहाँ पर जो आपको यन दिख रहा है इसको हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, एक नियतांक है माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहाँ यन बराबर क्या हो सकता है, साइन आई बटा के साइन आर। हम ऐसे बोल सकते हैं आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ये नियतांक है, इसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू नियत बोलेंगे, नियतांक है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, अर्थात अपवर्तनांक के बराबर होता है। और इस दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के किस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो प्रकाश के द्वितीय नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से संबंधित कौन सा नियम होता है, स्नेल का नियम। कौन है स्नेल का नियम, साइन आई समानुपाती साइन आर। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, समानुपाती होता है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दोस्तों, जो यन आया था अपवर्तनांक वो था क्या। मान लीजिए ये कोई तल है परावर्तक या अपवर्तक, तो यहाँ अभिलंब डाल देते हैं। यहाँ कोई किरण प्रकाश की आ रही है, पहले माध्यम हाई माध्यम नंबर 1 हाई माध्यम नंबर 2, यहाँ प्रकाश की चाल v1 है और यहाँ से इधर चली गई तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या हो गई v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। पहले माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग n1 से दर्शाएंगे, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, जितने भी माध्यम होते हैं, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, निर्वात हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, जितने भी निर्वात, जितने भी माध्यम है उनके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। आपको याद नहीं करना है, वो प्रश्न में दिया रहता है। मान लीजिए पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। तो यहाँ पर n1 को आप रीडिंग करना सीखिए। n1 को क्या पढ़ेंगे, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। n2 को क्या पढ़ेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर यहाँ पर 1 n2 हो गया तो अच्छा n2 रहता तो आप क्या पढ़ते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और इसके आगे हम चाहे पीछे या तो यहाँ पर एक लगा दें और चाहे पर यह एक यहाँ लगा दें, तो उस सापेक्ष हो जाएगा, किससे तुलना कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एक यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, और यह उल्टा हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उससे संबंधित हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं, और आपको सूत्र रटना नहीं है, बना के लिखना है। जैसे अगर पूछ देगा माध्यम में 1 का अपवर्तनांक दिया है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया है, पहले का और दूसरे का अपवर्तनांक देकर, और पूछा है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का बताइए या दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। यहाँ पर ये जल हो सकता है और यहाँ पर ये क्या हो सकता है, वायु हो सकता है। और जल के लिए हम लोग वाटर लिखेंगे और वायु के लिए क्या लिखेंगे, ए।
मतलब जल के सापेक्ष वायु को पूछ देगा या वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक पूछेगा। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपर्तनांक पूछे या दूसरे के सापेक्ष पहले का अपर्तनांक पूछे, यानी अपर्तनांक देकर अपर्तनांक पूछे तब, और प्रकाश की चाल देकर तब अपर्तनांक पूछ सकता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का या दूसरे के सापेक्ष पहले का, प्रकाश की चाल देकर भी पूछ सकता है या फिर कोण देकर भी पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे का हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी n2 और बटा पहले का कहाँ लिख देंगे, नीचे n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, यानी दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष अगर निकालना है तो दूसरे वाले को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और पहले वाले को क्या करेंगे, नीचे। जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे लिखेंगे। पहले का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे का, तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे n1 को, और n2 कहाँ लिख देंगे, नीचे। मान लीजिए पहले का माध्यम का अपवर्तनांक 3 दे दिया और दूसरे का 4 दे दिया, पूछ देगा पहले के सापेक्ष दूसरे का बताओ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरे का अपवर्तनांक ना, तो 4 में 3 से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा उत्तर, ठीक है। प्रकाश की चाल देकर पूछे तब, तो चाल देकर पूछेगा तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और फिर क्या करेंगे, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा, ठीक। और 2n1 पूछ देगा तो v2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1। और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पूछे कोण देके, तो आपने अब यहाँ पढ़ के आया है साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर, किसके बराबर, यन के। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ये होता है, ये एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये अपवर्तनांक से संबंधित कुछ फार्मूले थे, ठीक है। और एक पूछता है निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो मान लीजिए पहला माध्यम निर्वात हो जाए, निर्वात या वायु, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो जाए। जब पहला माध्यम निर्वात या वायु हो जाए तो उसके सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक लेंगे उसे हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निर्वात अथवा वायु के लिए प्रकाश की चाल कितना लेंगे हम लोग, v1 का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नोट कीजिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं लेंस की, गोली लेंस की बात करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस होता है और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अच्छा, आकृति के आधार पर बांटेंगे तो 5-6 प्रकार के आपके हो जाएंगे, वो नहीं आपको पढ़ना है। तो लेंस की बात करें तो लेंस का होता है 2 या 2 से अधिक आकृति, मतलब 2 ही आकृति रहेगी, या तो समतल रहेगी, या तो अवतल रहेगी, या तो उत्तल रहेगी, या तो दोनों अवतल उत्तल रहेगी, ठीक है। मतलब 2 तलों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब होता है, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी होता है, एक पारभाषक होता है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश चला जाए। तो लेंस क्या है, लेंस के आर पार प्रकाश चला जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। तो 2 पृष्ठों से घिरा का होता है, पारदर्शी माध्यम होता है लेंस। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार प्रकाश न जाए, जैसे दीवार है तो अपारदर्शी माध्यम। पारभाषक का मतलब आंशिक भाग जाए, जैसे गंदा जल हो गया, कागज हो गया, उसके आर पार प्रकाश जाएगा लेकिन बहुत कम जाएगा, तो वो पारभाषक होगा, ठीक है। मिटाते हैं, ये देखते हैं हम लोग। लेंस पारदर्शी माध्यम में 2 पृष्ठ से घिरा हुआ, या तो अवतल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, उत्तल। अगर ये उत्तल होगा तो इसका दोनों तल उभरा हुआ होगा, अगर ये अवतल होगा तो ये कुछ इस प्रकार होगा। यानी जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, सॉरी किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा। अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला, उसे हम लोग अवतल लेंस। या उत्तल लेंस का मतलब होता है जब प्रकाश का अपवर्तन किस तल से हो, उभरे हुए भाग से। अवतल लेंस का मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन किस भाग से हो, दबे हुए भाग से हो, उसे हम लोग अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए दोस्त, देखते हैं हम लोग। गोली लेंस की बात कर रहे थे, अवतल उत्तल लेंस की हम बात कर दिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि अवतल उत्तल लेंस को आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 2 गोली कांच लेंगे आप, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा इसके ऊपर ही लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार बनाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बराबर ले लिए, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा और इसका जो पॉइंट होगा, ये सी होगा, ये भी सी होगा। इस वाले कांच का अगर हम लेंगे तो ये C1 हो जाएगा, इसका अगर हम लेंगे यहाँ पर कौन हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है।
ये गोली कांच है, 2 गोली कांच लिए, ये 2 गोली कांच, इनको क्या किए कि आपस में ऊपर एक दूसरे के रख दिए इस प्रकार, और हम क्या करेंगे, हाई वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला हम काट देंगे, और इसका भी ये वाला हम हिस्सा क्या करेंगे, काट लेंगे। देखिए उत्तल लेंस तैयार हो गया। इसमें अब काटना है तो आप क्या करेंगे, इतना भाग इसका ले लेंगे, इतना भाग इसका ले लेंगे, और आई वाला भाग काट लेंगे इस गोली कांच से, ये वाला भाग निकाल लेंगे। ये बन जाएगा कौन सा, ये उत्तल बन गया आपका, ये अवतल लेंस बन गया। अच्छा, अवतल लेंस में इनको बीच से हम काट देंगे, बीच से मिला देंगे, और आई मुख्य छाप का है, इसमें 2 सीधे रहे, केंद्र 1 हो गया, केंद्र 2 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पृष्ठ लिया गया है इसीलिए, ठीक है ना। तो इसमें वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2, C1 और C2। वक्रता केंद्र कितने होते हैं, C1 और C2। चलिए हम पहले इसके बारे में लेते हैं, देखते हैं। ये बहुत पतले लेंस के लिए लिया गया है, आपके जो सब्जेक्ट है वो पतले लेंस के लिए, इतना बड़ा बस समझाने के लिए इतना मोटा बना। तो यहाँ पर जो था भाग C1 था, यहाँ पर जो था C2 था, ठीक ना। तो इसमें ये जो मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष में ये जो पॉइंट होता है इसको O बोलते हैं। O क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर। यानी ऑप्टिक सेंटर ऐसा होता है जहां से कोई प्रकाश की किरण जा रही है बिना डिस्टर्ब हुए सीधे निकल जाती है। अगर उत्तल अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें भी आप देखिए, खींचिए, यानी ए पॉइंट ओ होता है, और इसमें भी आपका ये पॉइंट C1 था और ये पॉइंट C2 था। अच्छा, इसमें जब 2 वक्रता त्रिज्या हो गई या वक्रता केंद्र हो गए तो इसमें फोकस भी कितने होंगे, 2। यानी यहाँ पर F जोन होगा, कौन हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो इसके आधी दूरी को हम ले लेंगे, यहाँ पर F1 हो जाएगा और यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 और F2, इसमें भी F1 और F2। अगर इस दूरी को आप दुगुना कर देते हैं, दुगुना कर देंगे तो हाई, इसको हम C1 की जगह हम 2F1 लिख सकते हैं, C2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2F2। और हम इसमें देखिए जो उत्तल होता है, अगर आप चाहें तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल का जो फोकस लिए हैं अवतल के विपरीत ले लेते हैं। यहाँ पर हम F2 मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, F1। यहाँ पर C2 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, C1। अरे इसमें आपके मानने की जरूरत है, आप इसको 2 मानिए, इसको क्या मानिए, 1। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आगे परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक ना। तो अवतल में आप C1 को इधर और C2 को इधर मानिए, और वहीं अवतल के उल्टा, ठीक है। तो आप इसमें समझ गए कौन कौन पॉइंट है। F1 इसमें 2 होते हैं, F1 और F2। इसका दुगुना कर देंगे 2F1, इसका दुगुना कर देंगे 2F2, इसका भी दुगुना करेंगे तो यहाँ पर 2F2 हो जाएगा, इसका भी दुगुना कर देंगे तो 2F1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अवतल और उत्तल था, अवतल उत्तल के बारे में हो गया। और इसमें परिभाषा पूछता है किसकी, F1 की और F2 की और O की, प्रकाशीय केंद्र की। तीनों की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं, इसके बाद तीनों की परिभाषा आपको बताते हैं। चलिए आइए देखिए, हम लोग देखते हैं, हम F1 और F2 की परिभाषा और इसके साथ साथ O की परिभाषा बनाने जा रहे थे, प्रकाशीय केंद्र की। मतलब कि अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें ऐसा पॉइंट जहां से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाए, जहां से जाने वाली किरण क्या हो जाए, सीधे अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, उस पॉइंट को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण बिना अपवर्तित, बिना विचलित हुए अपने मार्ग का होती है, सीधे निकल जाए, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसे O से दर्शा सकते हैं। और F1 F2 क्या है, चलिए सबसे पहले उत्तल लेंस खींचते हैं, फिर यहाँ पर हम खींच देते हैं अवतल लेंस। इसमें वो पॉइंट है हाई, इसमें हम F2 मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। इसका दुगुना कर देंगे तो 2F2, इसका दुगुना कर देंगे तो 2F1। इसमें ये जो पॉइंट होता है F1 होता है, ये जो पॉइंट होता है F2 होता है, इसका दुगुना कर देंगे 2F2, इसका दुगुना कर देंगे 2F1। ये हो गया आपका O। अच्छा, इसमें लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो अपवर्तन के बाद ही कहाँ जाएगी, F2 से, आगे हम बताएंगे। अच्छा, इसमें अगर अवतल में है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, ये किरण इधर फैल जाएगी, इधर किरण इधर फैल जाएगी, जैसे लगेगा इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा F2 से आ रही है। अब परिभाषा देखिए इसकी बन जाएगी आपकी, F2 की परिभाषा बताने जा रहे हैं। लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जहां मिलती है अथवा जहां से जाती हुई किरण प्रतीत हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे हम
लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी अलग अलग बतानी होगी तब। उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर अप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले, अपवर्तन आप बोलेंगे, दूसरे माध्यम में जा रहा है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिले उसे उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो या जिस बिंदु से निकलती हुई किरण प्रतीत हो, उस बिंदु को हम अवतल लेंस की द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो प्रथम मुख्य फोकस ये था, हाई F2 था। तो यहाँ से अगर कोई किरण निकल रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो उत्तल लेंस में स्थित वह बिंदु जहाँ से निकलने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे उत्तल लेंस की हम क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। इसमें क्या होगा? इसमें F1 तो इधर है, F1 की ओर जाने वाली किरण, देखो F1 की ओर जा रही है जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी कि ये अपवर्तित हो जाएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। अवतल लेंस में वह बिंदु जहाँ जाने वाली किरण, जिस पर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट कीजिए। चलिए दोस्त, जिस प्रकार हम लोग दर्पण में देखें कि किसी भी पॉइंट पर अगर किरण जा रही है आपतित तो अपवर्तन परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, उसी प्रकार लेंस में भी होता है। लेंस में कोई भी किस बिंदु से भेज रहे हैं वो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी वो भी निर्भर रहता है उस पर। अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? F2 से। लेकिन किसके लिए है ये? उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है तो ये किरण फैल जाएगी और जैसे लगेगा कहाँ से आ रही है? F2 से। देखिए, उत्तल लेंस में F2 की ओर आएगी, अवतल लेंस में क्या होगी? दूर भागेगी। इसी प्रकार इसमें देखिए, अगर कोई किरण F1 से लेकर जा रहा है, F1 से होकर जा रही है किरण, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। F1 से कोई किरण जा रही थी तो मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर, उत्तल में। इसमें देखिए F1 की ओर कोई किरण आ रही है, जैसे लग रहा है F1 की ओर, लेकिन अपवर्तन यही हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए आप। अगर कोई किरण O से जा रही है तो वो सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी? सीधे। अगर कोई किरण O से जा रही है तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी? सीधे निकल जाएगी। ठीक ना, ये मुख्य पॉइंट थी। जब आप प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो उसमें इन किरणों की आवश्यकता होगी, नोट कीजिए। आइए दोस्त देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे अवतल में उसमें 6 स्थिति थी, इसमें उत्तल में 6 स्थिति है। उसमें उत्तल में 2 स्थिति थी, इसमें अवतल में 2 स्थिति है। देखिए लेंस है, इसमें O पॉइंट है, F1 पॉइंट है, दुगुना कर देंगे 2F1 पॉइंट है। कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं? 6 स्थितियाँ कौन कौन है हम गिना देते हैं। वस्तु पहला कहाँ पर होगी? अनंत पर। दूसरा अनंत और 2F1 के बीच होगी। तीसरा 2F1 पर होगी। चौथा F1 और 2F1 के बीच होगी। पांचवा F1 पर होगी। छठवां O और F1 के बीच होगी। ठीक ना, उत्तल लेंस में बस 2 ही स्थिति होगी, हाई F2 है, हाई O है। पहला अनंत पर होगी और दूसरा होगी चाहे कहीं भी रखेंगे, चाहे अनंत 2F2 के बीच, F2 पर, यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं भी रखेंगे। इन 5 जो स्थितियां इसमें कहीं भी रखेंगे, प्रतिबिंब उसका हमेशा हमेशा F2 और O के बीच में ही बनेगा। इसीलिए इसमें बस 2 स्थिति, एक ठे अनंत वाली, एक ठे कहीं पर भी इनके बीच में रख दे। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। पहला कहाँ पर होगा? जब वस्तु अनंत पर हो। लेंस बनाइए और इसमें ये O पॉइंट होता है, इधर होता है F1, इसका दुगुना कर देंगे हो जाएगा 2F1। इधर होता है F2, इसका दुगुना कर देंगे 2F2। वस्तु कहाँ पर थी? अनंत पर थी। और अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर 2 किरणें लेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, तब वह प्रतिबिंब बनेगा जहाँ अपवर्तन के बाद काटेंगे। और ये परस्पर समांतर भी लेंगे क्योंकि अनंत से आ रही है, तो अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी? F2 से। बन गया। उत्तर 3 का दे दीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ स्थित है? F2 पर। आकार कैसा है? बिंदु आकार। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति आपको बता देते हैं, इसके बाईं तरफ बनेगा तो आभासी होगा। आभासी का मतलब आप जानते हैं, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, जहाँ वास्तव में मिले वास्तविक होगा। देखो ये वास्तव में मिल रही है, इसलिए इसके दाईं तरफ जो होगा वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है,
प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं, ये F1 है, इसका दुगुना कर देंगे 2F1 हो जाएगा। ये O है और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा F2 और ये 2F2। जब वस्तु अनंत व कहाँ हो, दूसरी स्थिति देख रहे हैं, अनंत, यहाँ पर अनंत था, अनंत व 2F1 के बीच हो, एक ठे मुख खींच के समांतर लेके जाएंगे, F2 से जाएगी। ठीक है, एक ठे O से लेके जाइए, O से लेके जाएंगे तो यहाँ काट देगी, एक दूसरे को यहाँ काट रही है, यहाँ बन गया इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बन गया। करिए, प्रतिबिंब की स्थिति F2 टू F2 के बीच में, आकार वस्तु से छोटा, प्रकृति उधर बन रही है, वास्तविक होगी, और वास्तविक कैसा है? उल्टा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तीसरी स्थिति देखते हैं हम लोग, O पॉइंट था, F1 था, 2F1 था, F2 था, 2F2 था। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2F1 पर हो, मुख खींच के समांतर F2 से, इसके बाद ये O से होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटेगा, इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बिल्कुल 2F2 पर ही रहेगा, 2F2 पर, यानी C1 पर रखी हुई C2 पर ही बनेगा, यानी 2F2 पर रखी वस्तु 2F1 पर रखी वस्तु 2F2 पर बनेगा। स्थिति कहाँ है? 2F2 पर। आकार कैसा है? वस्तु के बराबर होगा, इस पर रखेंगे, इसके बराबर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा। चौथी स्थिति देखिए, O है, F1 है, I2F1 है, IF2 है और ये 2F2 है। 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो मुख खींच के समांतर F2, फिर O से होकर जाएगी, इधर काटेंगे, देख लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से कुछ दूरी पर, आकार वस्तु से बड़ा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। मिटा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्थिति पांचवी देखते हैं, पांचवी और छठवीं दोनों इंपॉर्टेंट है। F2 था, F1 है, इसका दुगुना 2F2 हो जाएगा। चलिए, जब वस्तु हम कहाँ रखें? F1 पर, तो मुख खींच के समांतर F2 से जाएगी, ये O से सीधे चले जाएगी। देखिए, ये कहीं नहीं काटेंगे क्योंकि मुख खींच के समांतर यहाँ से किरण गई और O से गई, दोनों किरण परस्पर समांतर है पड़तन के बाद, कहीं नहीं मिलेगी। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी। आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक और उल्टा। आखिरी स्थिति देख लीजिए, IF1 हो गया, F2 हो गया, हाई आपका O हो गया, O और F1 के बीच में रख देते हैं, मुख खींच के समांतर F2 से, O से। देखिए, ये किरण आपस में तो फैलेगी नहीं, फैल रही है तो मिलेगी नहीं आगे, यानी पीछे मिलेगी, तो पीछे आप बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए, एक दूसरे को यहाँ काट दिए, मिला दीजिए, देख लीजिए, वस्तु है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? लेंस के बाएं तरफ बोलेंगे। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी? अब बदल जाएगी, सीधा बन जाएगा और कैसा बन जाएगा? आभासी। ठीक है, नोट कीजिए। देखते हैं अवतल। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, हमने बताया दो ही स्थिति बनेगी और 3 प्रश्न तो रहेंगे ही प्रत्येक स्थिति में, पहली और दूसरी। इसमें F2 होगा, ये होगा F1, ये होगा 2F2, इसकी दोगुनी 2F1, F2 2F2, F1 2F1। चलिए, अनंत से आने वाली किरण तो मुख्य के समांतर लेके आइए। पहली वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, तो अनंत से आने वाली किरणें मुख्य के समांतर है, इसलिए फैल जाएंगी। अब पीछे बढ़ाएंगे, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, पीछे मिलेगी, काट दिया। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? F2 पर। आकार कैसा है? बिंदु आकार का। प्रकृति कैसे होगी? बाईं तरफ है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिला नहीं है वास्तव में, मिलती हुई प्रतीत है, यानी कि आभासी है। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। दूसरी स्थिति में चाहे यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। लीजिए, यहाँ पर रखते हैं, मुख खींच के समांतर दूर भाग जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो जैसे लगेगा F2 से आ रही। एक थे O से लेके चले जाइए, O से जाने वाली किरण सीधे, हाई किरण अपवर्तन के बाद ये किरण, दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना, फैल रही है, यानी पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगी। पीछे इसको बढ़ा रहे, इसको बढ़ा रहे तो यहाँ पर मिल रही है, ये प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 और O के बीच है। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा। यहाँ भी कहीं भी रखेंगे हमेशा यहीं से प्रतिबिंब बनेगा। और ये अवतल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा कोने में, उत्तल लेंस में। तो ये आपका समाप्त हुआ उत्तल लेंस अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। आगे हम लोग लेंस की क्षमता देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेंस की क्षमता, लेंस की पावर देखते हैं। लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग P से दर्शाते हैं। अब P बराबर होता है 1/F, जहाँ P क्या है, लेंस की क्षमता, जहाँ F क्या है, F जो है लेंस की फोकस दूरी है। और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो P बराबर 100/F कर सकते हैं। F आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में है। अच्छा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। या इसको हम लोग डी से दर्शाएंगे। डी का मतलब होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, किससे दर्शाएंगे, डी से, या तो क्या होगा मीटर इनवर्स। अच्छा, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता जब भी निकालिएगा तो यह मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में नहीं सेंटीमीटर में है तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर मीटर में है तब तो ये आपका है सही है। ठीक, अगर कई लेंस हैं उनकी क्षमता निकालनी है तो सभी लेंस की क्षमता को हम क्रमशः क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक ना, टोटल जितनी भी लेंस है, अलग अलग लेंस है, उनकी क्षमता अलग अलग दिया है, तो कुल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो सभी को अलग अलग हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के लेंस की कुल क्षमता निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, लेंस संबंधी सूत्र व चिन्ह परिपाटी, जैसे दर्पण संबंधी सूत्र था और चिन्ह परिपाटी था, लेंस से भी वही होगा। इसमें आपको 3 फार्मूले याद रखने। याद क्या रखने, दर्पण से संबंधित ही था, उसमें दर्पण में प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। वहां पर यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, और एक तो बढ़ गया आपका लेंस की क्षमता। चलिए, उत्तल और अवतल, मतलब जब सवाल लगाएंगे तो इनमें इनके चिन्ह रखेंगे। अवतल लेंस होगा तो ये वाला लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए इसका चिन्ह। हमेशा चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, इसमें हम चतुर्थांश को बैठा देते हैं। चतुर्थांश सभी दूरियां इसमें O से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी, O प्रकाशीय केंद्र, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर क्या होगा धनात्मक, इधर नीचे ऋणात्मक, और इधर क्या होगा धनात्मक। चलिए, सबसे हम पहले बात करें उत्तल लेंस। जैसे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी थी वो क्या थी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी थी उसमें क्या थी, माइनस थी या प्लस थी, प्लस थी। क्या थी, प्लस उत्तल में। तो इसमें भी क्या होगी, प्लस। इसमें भी हम क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि अधिकांश जितनी भी किरणें होती है उसमें प्रतिबिंब किधर बनता है, दाईं तरफ। इसलिए हम इसकी फोकस दूरी हमेशा दूसरे इसमें F1 इधर था, इसमें F2 क्या था, F2 इधर, इसमें F2 इधर था और F1 का था इधर। हम हमेशा दूसरी फोकस को लेते हैं, दूसरी फोकस दूरी लेते हैं। ठीक ना, 2 फोकस है तो कौन सा लेंगे, दूसरी। तो उत्तल के लिए दूसरी किधर होती है, दाईं तरफ। दाईं तरफ क्या होता है, धनात्मक। अवतल के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अच्छा, F का मान धनात्मक ऋणात्मक है तो P का मान इसमें धनात्मक हो जाएगा, P का मान इसमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। F के मान के हिसाब से ही ना P का मान निकलेगा। U का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों, वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाईं तरफ। अब बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब, उत्तल में 6 स्थिति बनी थी, देखिए आप, प्रतिबिंब प्लस भी बनेगा माइनस भी बनेगा। इसमें क्या था कि बाएं तरफ हमेशा बन रहा था, तो इधर। आभासी के लिए हमेशा क्या बनता है, माइनस। आभासी के लिए क्या बनता है, माइनस। अवास्तविक के लिए क्या होगा, प्लस। यानी कह देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, या मतलब B का मान प्लस आएगा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, B का मान क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये कम्प्लीटली ये पार्ट आपका तैयार हुआ। ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ये एग्जाम बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में आप इसे पढ़िए अच्छे से, और डिटेल से तो हम इसका वीडियो चलाएंगे, ठीक ना।